तो लास्ट वीडियो में बच्चों हम बात कर रहे थे व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी के पार्ट 1 में, जिसमें बच्चों मैंने आपको डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा डिटेल में समझाया था कंट्रीज के एग्जांपल से, जिसमें स्टार्टिंग में हमने पाकिस्तान, फिर उसके बाद चाइना, फिर उसके बाद मैक्सिको कंट्री के बारे में बात करी थी और ये जाना था कि डेमोक्रेसी वाकई में क्या इन कंट्री में एग्जिस्ट करती भी है या फिर नहीं। तो हमें तीनों का ही जो रिजल्ट मिला था वो ना था, यानी कि एक तरीके से डेमोक्रेसी वहां पे नहीं होती है। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं, कुछ और कंट्री के एग्जांपल से समझेंगे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कि डेमोक्रेसी किस तरीके से प्रैक्टिस की जानी चाहिए, वो इन कंट्री में किस तरीके से की जा रही है। तो इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं अब सऊदी अरेबिया। आप जानते हो मिडिल ईस्ट कंट्री बहुत पॉपुलर कंट्री है, तो यहां पे देखो डेमोक्रेसी तो नहीं है लेकिन मोनार्की सिस्टम देखने को मिलता है, सॉफ्ट साइड वाला एक तरीके से। अब क्या है कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के बारे में। डेमोक्रेसी के अंदर मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूं कि हर किसी को ना वोट का राइट्स होता है। फिर राइट्स देते वक्त, वोट का राइट्स देते वक्त ये नहीं देखा जाता कि उसकी कास्ट, उसका रिलीजन, उसका बर्थ ऑफ प्लेस, उसका जेंडर क्या है। सबको इक्वालिटी के बेसिस पे एक एलिजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो 18 प्लस होने के साथ ही आपको वोट डालने का राइट मिल जाता है, वो मिलता है। अच्छी बात पता है क्या है, जब आपको वोट का राइट मिलता है ना तो उस वोट की जो वैल्यू होती है वो भी सेम होती है, और वो वोट जो होता है सिर्फ सिंगल मिलता है, ऐसा नहीं कि डबल आपको वोट मिल रहा है। मान लीजिएगा एक है मिडिल क्लास बंदा, एक है पुअर क्लास का बंदा और एक है रिच क्लास का। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं, मिडिल क्लास वाले बंदे को 1 वोट मिला है, पुअर को भी 1 वोट और रिच को भी 1 वोट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मिडिल क्लास के वोट की जो वैल्यू है वो 1 रखी गई है, पुअर के वोट की वैल्यू हाफ रखी गई है और रिच के वोट की वैल्यू 2 रखी गई है। आप मान सकते हो कि इनमें इक्वालिटी है। आप वोट का राइट तो दे रहे हो लेकिन वैल्यू सेम नहीं रख रहे हो। और यहां पे हमें क्या करना है कि डेमोक्रेसी में आपको वोट का राइट भी देना है और उस वोट की जो वैल्यू है वो भी इक्वल रखनी है, तब जाके हम कहेंगे सही मायनों में कि यहां पे वोट डालने का राइट है, वो भी इक्वालिटी के बेसिस पर। ठीक है, अब सऊदी अरेबिया का एग्जांपल लिया गया है। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वोट, क्योंकि ऐसे बहुत से हमें एग्जांपल देखने को मिलते हैं जब इक्वल राइट्स के वोट को डिनायल किया गया है। एग्जांपल के तौर पे अंटिल 2015 तक क्या था, सऊदी अरेबिया वुमेन डू नॉट हैव राइट टू वोट। वहां पे सऊदी अरेबिया में महिलाओं को वोट डालने का राइट नहीं था, अब हालांकि मिल चुका है वहां पे। इसके अलावा एक और कंट्री है जिसका नाम है एस्टोनिया। एस्टोनिया जो कंट्री वो एग्जिस्ट करती है, या कह सकते हो एक नेबर कंट्री है रशिया की। ठीक है, एस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। मैंने आपको बताया था कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होनी चाहिए। अब एस्टोनिया के अंदर क्या है, सिटीजनशिप रूल्स कुछ इस तरीके से है कि जो बंदा एस्टोनिया का है नेटिव पर्सन, उसकी वोट की वैल्यू तो सबसे अच्छी है, लेकिन डिफिकल्टी किसके साथ है, उन लोगों के साथ है जो कि रशियन माइनॉरिटी से, क्योंकि रशिया नेबर कंट्री है और कुछ लोग रशिया के एस्टोनिया में भी रहते हैं, तो वहां पे लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनको सही तरीके से वोट के राइट्स नहीं मिल पाते हो। जबकि हम तो डेमोक्रेसी में बात करते हैं कि सबके साथ इक्वालिटी होनी चाहिए, तो रशियन माइनॉरिटी लोगों के साथ डिफिकल्टी होती है कि उनको वोट का राइट नहीं मिल पाता। तो हम इस कंडीशन में भी कह सकते हैं कि एस्टोनिया के अंदर भी सही तरीके से डेमोक्रेसी फॉलो नहीं की जा रही। एक और कंट्री का एग्जांपल बात आती है फिजी। तो फिजी क्या है, एक कंट्री है, तो फिजी के अंदर भी हमें देखने को मिलता है द इलेक्टोरल सिस्टम इन सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ इंडियन फिजियन। देखो इंडिया फिजी के अंदर इंडियन भी आपको मिलेंगे एनआरआई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वालिटी की कि 1 वोट की वैल्यू 1 ही होनी चाहिए, ज्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए, है ना। लेकिन फिजी में क्या इलेक्टोरल सिस्टम है, क्योंकि जो बंदा एक तरीके से फिजी है उसकी वोट की वैल्यू तो ज्यादा है, जबकि जो इंडियन फिजी है उसकी वैल्यू क्या है, कम है। तो यहां पर भी एक ठीक तरीके से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा। तो ये तीनों कंट्री के एग्जांपल से आप समझ सकते हो इस पॉइंट को 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के बारे में। इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। तो ये यहां पर प्रूफ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था रूल ऑफ लॉ के बारे में कि कानून की नजर में हर एक पर्सन क्या है, वो इक्वल है।
ठीक है, उसकी कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, बर्थ ऑफ प्लेस, जेंडर, इन सब से परे, यानी कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग सबको इक्वालिटी के बेसिस पे ही जस्टिस प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया एक और कंट्री का कि आप खुद आइडेंटिफाई कीजिएगा क्या यहाँ पे सही तरीके से रूल ऑफ लॉ और सिटीजन के राइट्स की रिस्पेक्ट की जा रही है या फिर नहीं। तो बात हो रही है यहाँ पे जिम्बाब्वे कंट्री की, ठीक है। सिंस इंडिपेंडेंस जिम्बाब्वे रूल्ड बाय जानु पीएफ। तो जब से उनको आज़ादी मिली है तो जिम्बाब्वे के अंदर जो रूल है ना वो एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी का है जिसका नाम है जानु पीएफ। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। इनके जो लीडर है, इस पार्टी के लीडर है, उनका नाम है रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है। हैज बीन रूलिंग द कंट्री, वो रूल करते हैं कंट्री को। ही इज पॉपुलर, और वो काफी अच्छे खासा पॉपुलर भी है, बट आल्सो यूजेस अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। लेकिन वही है ना, गलती कर देते हैं, अनफेयर तरीके से एक तरीके से इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैक्सिको के केस में हमें देखने को मिला था। इलेक्शन जो है वहां पे हेल्ड किए जाते हैं रेगुलरली बेसिस पे, और सबसे बड़ी बात है कि वहां पे ऑलवेज वॉन बाय जानु पीएफ, यानी कि बार बार एक ही पार्टी जीत जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप गलत तरीके से जीतते हो तो बड़ी बात होती है। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर आर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिस्टर्प्टेड। तो ऑपोजिशन पार्टी के जो भी लीडर होते हैं उन्हें हरास किया जाता है, दबाया जाता है, बड़ी बड़ी एजेंसियों का उनको एक प्रेशराइज किया जाता है। इसके अलावा जो भी उनकी मीटिंग होती है उन्हें डिस्टर्ब किया जाता है, होने ही नहीं दी जाती है ना। और डेमोक्रेसी में तो हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके अलावा जो पब्लिक प्रोटेस्ट है, पब्लिक प्रोटेस्ट क्यों होते हैं? जब गवर्नमेंट के कोई काम हमें पसंद नहीं आते तो हम पब्लिक प्रोटेस्ट करते हैं, जो कि पीसफुल तरीके से होता है, यानी कि वायलेंट नहीं होता। तो पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर इलीगल। सरकार कोई काम कर रही है और वहां के लोगों को पसंद नहीं आ रहा तो आप पब्लिक प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते अगर आप ऐसे करोगे, क्योंकि वहां पे तो उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है कि ये इलीगल होगा। तो यार ऐसा तो डिक्टेटर में होता है, डेमोक्रेसी में थोड़ी होता है। डेमोक्रेसी में सबको क्रिटिसाइज करने तक का राइट्स होता है, पब्लिक प्रोटेस्ट करने तक का राइट्स होता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा। टेलीविजन एंड रेडियो, जो कि इंफॉर्मेशन मेन स्ट्रीम मीडिया के माने जाते हैं और एक तरीके से हमें हर छोटी मोटी जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। अब क्या है कि टेलीविजन और रेडियो जो है वो कंट्रोल किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां की जानु पीएफ, उनके थ्रू ये कंट्रोल किए जाते हैं। एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन, और सारी अच्छाइयां बताई जाती है वहां की रूलिंग पार्टी जानु पीएफ के बारे में, बुराइयां नहीं बताई जाएगी, सिर्फ अच्छाइयां बताई जाएगी। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर भी बच्चों अच्छी खासी एक तरीके से आप प्रमोशन अपना कर सकते हो, वो भी पढ़ने वाली चीज है ना। अब तो वैसे डिजिटल आ गई है, सुन भी सकते हो उस चीज को, न्यूज को। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर आर देयर, वहां पर है, बट द गवर्नमेंट हैरेसेस दोज जर्नलिस्ट वो गो अगेंस्ट इट। कि न्यूज़पेपर तो है, अगर गवर्नमेंट क्या करती है कि कोई भी अगर वहां पे जर्नलिस्ट है जो सरकार के खिलाफ प्रिंट करता है गलत, तो वो उसको हैरेस करने का काम करती है। सही चीजें लिख दो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर आपने गलत लिखा तो आपको हैरेस किया जाएगा, यहां तक कि जेल में भी डाल दिया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, डर के रहना पड़ेगा। तो आप खुद बताइए कि यहाँ पे क्या सही तरीके से डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा। कुछ और एग्जांपल देख लीजिएगा, आपको पूरा ही क्लियर हो जाएगा। द गवर्नमेंट हैज इग्नोर सम कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड हैज प्रेशराइज्ड जज। गवर्नमेंट क्या करती है कि वो कोर्ट की जो जजमेंट होती है ना उसको भी एक तरीके से इग्नोर कर देती है। और सबसे बड़ी चीज है कि वो जो जजेस है जो कि डिसीजन देते हैं उनको प्रेशराइज करती है कि आप हमारे अगेंस्ट में ऐसी जजमेंट ना ही दो तो आपके लिए अच्छा है, अदरवाइज आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपका ट्रांसफर हो सकता है, आपको हटाया जा सकता है, या कोई भी XYZ टाइप का इंसिडेंट आपके साथ हो सकता है। डरा धराव के रखने वाली बात होगी ये। तो इसके अलावा इन दिस केस गवर्नमेंट इज नॉट डेमोक्रेटिक as there is no citizen basic rights, no political opposition party and no judiciary। तो हम इस कंडीशन में क्या कहेंगे? क्या जिम्बाब्वे के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रन की जा रही है? नहीं की जा रही, क्योंकि ना ही यहाँ पे सिटीजन्स के बेसिक राइट्स की कोई वैल्यू है, ना ही पॉलिटिकल पार्टी जो है ऑपोजिशन पार्टी उसकी कोई वैल्यू है, और सबसे बड़ी बात ना ही यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, या ना कि उसकी रिस्पेक्ट की जा रही है। क्योंकि क्या होता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड राइट्स
सिटीजन राइट्स, है ना, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो हम यही बात करते हैं कि वहां पे जो रूल होता है वो लिमिट्स के साथ होता है। वो लिमिट्स कौन सी होती है? जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के थ्रू लगाई जाती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे लोगों के यानी कि सिटीजन्स के राइट्स की रिस्पेक्ट की जाती है, जो जैसा कि हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल बच्चों जिसके अंदर हमने बात करी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमें किस तरीके का रूल देखने को मिलना चाहिए। ना ही हमें ऐसा पाकिस्तान के केस में देखने को मिल रहा है, ना ही हमें ऐसा चाइना के केस में, ना ही मैक्सिको, ना ही सऊदी अरेबिया, और ना ही बच्चों हमारा फिजी हो गया, एस्टोनिया हो गया, और लास्ट में आप कह सकते हो जिम्बाब्वे। इन सभी केसेस में आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी कहीं पर भी सही तरीके से प्रैक्टिसेस नहीं की जा रही। कहीं ना कहीं मिलिट्री रूल है, तो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप है, कहीं ना कहीं मोनार्की सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में जिन चीजों का होना जरूरी है वो चीजें इन कंट्रीज में हमें नहीं देखने को मिलती। होप सो कि आप डेमोक्रेसी के बारे में कि आखिरकार ये क्या होती है अच्छे तरीके से समझ चुकेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे वाई डेमोक्रेसी। और आप छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी समझ लीजिएगा वाई डेमोक्रेसी के केसेस में कि क्या होता है कि जब हम वाई डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर हमें दोनों चीज के बारे में फॉलो करना पड़ता है। कुछ चीजें इसके फेवर में भी आती है, कुछ चीजें इसके अगेंस्ट में भी आती है। मैं आपको बिल्कुल ये सजेस्ट नहीं करता कि डेमोक्रेसी में सारी चीजें बिल्कुल अच्छी होती है, नहीं, उसके अंदर भी हमें कमियां देखने को मिल जाती है। और मैं आपको ये भी नहीं कहता कि एक डिक्टेटर गवर्नमेंट होती है वो पूरी तरीके से गलत होती है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कभी भी पूरे वर्ल्ड के अंदर डिक्टेटरशिप नहीं होता। उसके भी अपने अपने प्रोज है, अपने अपने कॉन्स है। तो आपको हमेशा से ना आउट ऑफ द बॉक्स समझने की जरूरत है, क्योंकि आप अगर ऐसा सोच लोगे कि डिक्टेटर तो हमेशा ही खराब है और डेमोक्रेसी हमेशा ही सही है, तो यहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको थोड़ा एनालिटिक तरीके से कंपैरिजन के बेसिस पे समझने की जरूरत पड़ेगी। तो ये था आज की इस क्लास में। इसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट आएगा उसके अंदर बच्चों वो हमारा एंड होगा। बात करेंगे वाई डेमोक्रेसी और थोड़ा उसके ब्रॉडर मीनिंग के बारे में कि डेमोक्रेसी क्या कहना चाहती है, और प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी होंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।